नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ज्ञान सागर संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं सत्यार सर आश्चर्य का स्वागत करता हूं यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, एसएससीएमटीएस के जो एग्जाम की प्रीवियस सीरीज चल रही है, इस सीरीज में आज हम लोग 26वीं क्लास के साथ उपस्थित हैं। उम्मीद है इस सीरीज से आपको फायदा मिल रहा होगा और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चालू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। और जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़ते जा रहे हैं, कमेंट करते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा, नोट्स अच्छे से बनाइएगा। देखिएगा यहाँ पर आपका क्या है कि पहला क्वेश्चन आपका इसका एग्जाम का, भारतीय केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन इनके से कौन संभालता है। यहाँ पर बात करें कि इसके यूटीज की केंद्र शासित प्रदेश। तो जो यूटीज होते हैं तो वह आपके सीधे सीधे किसके अंडर में होते हैं, आपके राष्ट्रपति के अधीन होते हैं। तो यहाँ पर ऐसे नॉर्मली अगर बात करते हैं कि राज्यों में जो भी आपके स्टेट होंगे, स्टेटों में आपका क्या होगा कि जो राज्यपाल होगा, ठीक है, जो आपका गवर्नर होगा वो संभालेगा। लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश होंगे वो किसके अंडर में आते हैं, आपके राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति ऐसे में वहां पर आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल या फिर हमारा आपका जो प्रशासक होगा, एडमिनिस्ट्रेटर, उसकी नियुक्ति करता है। इनके माध्यम से वो आपकी क्या करता है, प्रशासन करता है। तो अगर हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे यूटीज की, तो अभी रिसेंटली क्या हुआ था, हमारे यहाँ पे यूटीज में कुछ चेंजमेंट हुए थे। जैसे हमारे आपके एक यूटी का नाम है आपका दिल्ली। दिल्ली की अगर बात करते हैं तो दिल्ली के राज्यपाल आप सबको पता होना चाहिए कौन है, आपका अनिल बैजल। ये दिल्ली के क्या है, आपके उपराज्यपाल है। इनको आपका एलजी ऐसा बोला जाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। आज इन चर्चा में रहते हैं क्योंकि इनकी जो दिल्ली की सरकार है उसके साथ में इनका आपका क्या था, बहुत ज्यादा विवाद वगैरह रहता है। दिल्ली की बात करते हैं तो आपके दो अभी नए शासित प्रदेश बने थे, एक आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के लिए आपका जो अ, जो आपके एलजी हैं उनका नाम है मनोज सिन्हा। और अभी 12 फरवरी को क्या हुआ था, कुछ राज्यपाल चेंज किए गए थे। उनमें से आपका किसके राज्यपाल चेंज किए गए थे, आपके लद्दाख के भी राज्यपाल चेंज किए गए थे। जो एलजी थे वो चेंज किए गए थे, उपराज्यपाल सॉरी। तो लद्दाख में आपके कौन आपके चुनाए गए, आपके चुने गए हैं, उनका नाम है बीडी मिश्रा। ठीक है, कौन से आपके, बीडी मिश्रा। ऐसे ही आपका आता है अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका देखो, ये जो बीडी मिश्रा आर्मी के हैं। सरकार ने आपको चाइना का जो भी या फिर जो हमारे आपके इंटरनेशनल बॉर्डर इलाके मेनली ऐसे पर्सन को रखा हुआ है जो डिफेंस से रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे अंडमान और निकोबार की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका एडमिरल डी के जोशी को क्या बनाया गया, आपका अंडमान और निकोबार का आपका उपराज्यपाल। ठीक है, यहाँ पर आपके कौन हो गए, एडमिरल डी के जोशी। ये कहा कि अंडमान निकोबार के हैं। लद्दाख के बीडी मिश्रा हैं। जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा है। दिल्ली के अनिल बैजल है। और आगे बात करते हैं जो हमारा आपका दादरा नगर हवेली दमन दीव है, इसके लिए आपका चुना गया है किसको, आपका प्रफुल्ल पटेल को। ठीक है, प्रफुल्ल पटेल। और ये प्रफुल्ल पटेल यहाँ के साथ साथ में किसके, लक्षद्वीप के, ठीक है, आपके लक्षद्वीप के भी क्या है, आपके प्रशासक के रूप में नियुक्त है। तो यहाँ पर ये आपके कुछ उपराज्यपाल हैं जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा। और एक यूटी आपकी छूट रही है जिसमें से आपके कौन है, आपका चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ की बात करते हैं तो चंडीगढ़ का प्रशासक बनाया गया किसको, बनवारी लाल पुरोहित को। ठीक है, इनको याद रखिएगा, बनवारी लाल पुरोहित। तो ये आपके क्या है, कुछ आपके जो यूटी से उनके आपके प्रशासक और उपराज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन इसमें से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन की बात हो रही है, ठीक है, रॉन्ग आपका। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से कौन सा कथन गलत होगा। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, आपका धातुएं ऑक्सीजन के साथ अब क्या करके क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। अधातुएं कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं करती हैं। धातुओं का आयनन तापनीय धारता एंथैल्पी कम होती है। और अधातुएं अधात्य वर्धनी होती हैं। तो यहाँ पर अगर आपके बात करते हैं, आपका गलत कथन की बात कर रहा है। तो गलत कथन में से आपका क्या होगा कि जैसे धातुएं ऑक्सीजन के साथ अब क्या करके क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, बिल्कुल सही है। धातुएं ऑक्सीजन के साथ आपके अब क्या करके किसका निर्माण करती हैं, ऑक्साइड का निर्माण करके क्षारीय ऑक्साइड बनेगी। ठीक है, फिर धातुएं कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं करती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। धातुएं जो होती हैं वो ध्वनि को उत्पन्न करती हैं। अगर हम अधातुओं की बात करते हैं, अगर लकड़ी भी है उस पर अगर आप साउंड करते हैं तो आवाज होगी होगी। धातुओं की आयनन तापनीयता धारता यानी एंथैल्पी कम होती है, बिल्कुल सही बात है। और अधातुएं क्या होती है, अधात्य वर्धी होती हैं। ये इस तरह से क्या होगा, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका अधात्य वर्ग होती है, मतलब उनको जब पीटा जाता है अधातुओं को तो लंबाई में बढ़ जाती हैं। ऐसा अधातुएं नहीं करती, ऐसा बिहेव नहीं करती। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। ठीक है, इसका गलत आंसर। लिखित नृत्यांगनाओं में से कौन से विदेशी मूल की पहली ओडिसी नृत्यांगना थी जिन्हें 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
2006 में पूछ लिया गया आपका विदेशी मूल की ऐसी कौन सी जिनको आपका क्या किया था पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो इनका नाम था आपका इलियाना सिटराष्ट्री। ये आपकी विदेशी मूल की थी जिन्हें आपका सबसे पहले ऐसी नृत्यांगना थी जिन्हें पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, ऐसे ही अब ऐसे क्वेश्चन पूछता है। अगला है, तमिल सबर देव मुरुगन की पूजा समारोह के दौरान भक्तों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है? कावड़ियट्टम, कुम्मी, अथराकुतु और मलियाट्टुम। देखो, साउथ में आपका जो आपका मुरुगन देव की पूजा की जाती है, और मुरुगन जो आपके भगवान शिव के जो पुत्र बड़े पुत्र कार्तिकेय जी हैं, उनके साउथ में आपके ऐसे कार्तिकेय जी की मुरुगन के रूप में पूजा की जाती है। तो मुरुगन जी की पूजा के लिए आपका एक नृत्य होता है आपका जो वहाँ पर उस समय, उसको बोलते हैं आपका कावड़ी अट्टम बोलते हैं। तो ये जो आपका मेनली तमिलनाडु उसके आसपास के क्षेत्रों में आपका ये नृत्य होता है आपका, या उत्सव मनाया जाता है, उनकी पूजा होती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर चट्टानों के टूटने को क्या बोलते हैं? चट्टानों के टूटने से क्या होगा आपका, क्या मतलब प्रोसीजर क्या कहलाएगा? मरुस्थली, सन्नागर और सल्की भवन। सबको पता है अपक्षय और अपर्दन दो क्रियाएं होती हैं जो आपकी नई संरचनाओं का निर्माण करती हैं। चट्टानों के प्राकृतिक कारणों से या किसी भी अन्य कारणों से टूटने से, या जैसे आपका हवा से, या फिर आपका हो सकते हैं नदियों द्वारा आपका, या जल द्वारा किसी भी प्रकार से आपके टूटने से उनकी क्या होता है आपका जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं उसको लोग आपका क्या वो जो प्रोसीजर होगा तो क्या कहलाता है आपका अपक्षय कहलाता है। चट्टानों के टूटने की क्रिया क्या कहलाती है? अपक्षय कहलाती है। और इन्हीं चट्टानों को टूटने से क्या होगा, परत दर पर नई चट्टानों का निर्माण होगा। मेनली हमारी यहाँ की जो इग्निशियस रॉक्स होती है, आग्नेय चट्टानें होती हैं। आग्नेय चट्टानों के टूटने से क्या होता है आपका ये अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। और ये जो अवसादी चट्टानें होती हैं और आग्नेय चट्टानें होंगी, ये समय के साथ में बदल जाती हैं किसमें, रूपांतरित या कायांतरित चट्टानों में। ठीक है, तो इग्निशियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये सारी की सारी आपके एक दूसरे से क्या करते हैं, रिलेट करती हैं। आग्नेय, अवसादी और कौन सी, कायांतरित चट्टानें। ठीक, तो आग्नेय के टूटने से परत दर परत आपके क्या बनती है, आपकी अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। ये अवसादी चट्टानें होती हैं, इनमें फॉसिल्स यानी जो जीवाश्म होंगे वो पाए जाएंगे। कल की क्लास में ये क्वेश्चन हम लोगों ने जीवाश्म का पढ़ा हुआ है। आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म का क्या होगा, आपका अभाव होगा। ये इसमें जो फॉसिल्स होंगे वो नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि इनका निर्माण आग्नेय चट्टानों का माना जाता है, ज्वालामुखी उद्गारों से होता है। और यही आग्नेय और अवसादी बाद में बन जाती है किसमें, रूप बदल के कायांतरित हो जाती हैं। जैसे हम लोगों ने सुना होगा चूना पत्थर की हम लोग बात करते हैं, यही चूना पत्थर समय के साथ में बदल जाता है किसमें जाकर, आपका संगमरमर में। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी कौन सी चट्टान हो जाएगी, ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुमार कुंभ नौका दौड़ उत्सव के दौरान सितंबर में वेम्बनाड झील में होने वाली सबसे प्रशंसित नौका दौड़ है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कौन सी आपकी इस कुमार कुंभ नौका दौड़ के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं आपका, तो ये कहाँ पर हो रही है आपका, देखो वेम्बनाड झील की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपका केरल राज्य में यहाँ पर आपको एक लेक मिलती है। इस लेक का नाम होता है आपका कौन सा, वेम्बनाड झील। ठीक है, कौन सा, वेम्बनाड झील। ये वेम्बनाड झील खास है। वेम्बनाड झील खास है, क्यों खास है? ठीक है, क्योंकि इस वेम्बनाड झील पे यहाँ पर आपका केरल में आपका जो ओणम का त्योहार होता है, केरल में कौन सा त्योहार मनाया जाता है आपका, ओणम का त्योहार मनाया जाता है। उस ओणम के त्योहार के समय क्या होता है, नौका दौड़ का आयोजन होता है। ये जो नौका दौड़ होती है, इसको हम लोग आपका वल्लम कली के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं, वल्लम कली के नाम से जानते हैं। वेम्बनाड झील एक टाइप की क्या है, लैगून झील है, खारे पानी की झील है। और इसके बारे में खास बात क्या है, ये भारत की सबसे लंबी झील है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी होती है आपकी, वेम्बनाड झील, इसको याद रखिएगा। इसी पर आपकी क्या होती है, वल्लम कली नामक आपकी नौका दौड़ होती है, जिसमें आपकी जवाहर बोट ट्रॉफी ऐसे आपका जो मतलब अवार्ड होता है उसको आपका जवाहर बोट ट्रॉफी ऐसे करके जाना जाता है, उस नाम से जाना जाता है। तो ऐसे में बात करते हैं आपका किसको, आपका केरल में। ठीक है, बाकी अभी के समय आपका दीपावली आपका हिंदुओं का प्रमुख त्योहार होता है, नवरोज आपका पारसियों का प्रमुख त्योहार होता है, और लोहड़ी आपका सिखों का प्रमुख त्योहार होता है। नवरोज को अभी रिसेंटली क्या किया गया है, यूनेस्को द्वारा आपका नवरोज की बात हो रही है, तो नवरोज आपका यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज के आपकी जो अमूर्त धरोहरों की सूची होती है उसमें शामिल किया गया है। करंट का क्वेश्चन है, नवरोज को यूनेस्को की आपकी क्या किया गया है, जो मानवता की आपकी अमूर्त धरोहर की जो आपकी त्योहारों की सूची है उसमें किसको शामिल किया गया, आपका नवरोज को शामिल किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके लिए, ये करंट का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2324
किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो आपका आर्टिकल 324 हम लोगों ने कई बार पढ़ा हुआ है। आर्टिकल 324 संबंधित है यहाँ पर आपका किससे? शोषण के विरुद्ध अधिकार से, ठीक है? ये हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है। आर्टिकल 324 इसमें भी हम बात करते हैं किसकी? आर्टिकल 23 की। आर्टिकल 23 किसी भी प्रकार के आपके बलात् श्रम मतलब जबरदस्ती आपसे काम करवाना, किसी भी प्रकार की दास प्रथा की जो कंडीशंस होंगी उनसे, बेगारी प्रथा बिना आपके मजदूरी के काम कराना या मानव दुर्व्यापार, बच्चों और महिलाओं का जो अनैतिक व्यापार या मानवों का व्यापार, इस पर क्या करता है? रोक लगाता है आर्टिकल 23। इन पर क्या करेगा? रोक लगाएगा। अब इसी 23 का ये सब पहला क्लॉज है। 23 का दूसरा क्लॉज क्या होता है आपका? अनिवार्य सेवाओं का। राज्य अगर चाहेगा तो राज्य आपसे किसी भी सेवा की अनिवार्यता को लागू करते हुए आपसे काम करने को बाध्य करा सकता है, आपको उससे काम करवा सकता है। जैसे इजराइल जैसे देश में क्या होता है आपका कि वहाँ पर आर्मी की जॉब करना अनिवार्य है, जो भी योग्य युवक या युवतियाँ होंगे, चाहे वो भले आपके इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का ही क्यों ना बेटा हो, या इसहाक हर्जोग का क्यों ना बेटा, कोई भी बड़े से बड़ा होगा, लेकिन अगर योग्य है तो उसके लिए आपके सेवा की क्या है? लागू है अनिवार्यता। ऐसा भारत में भी हो सकता है आर्टिकल 23 के 2 के अंतर्गत में। तब आप ये नहीं बोल सकते कि भैया हमसे जबरदस्ती आप काम नहीं करा सकते हैं। ये आर्टिकल 23 होता है। आर्टिकल 24 होता है। आर्टिकल 24 क्या होता है आपका? जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, ठीक है? ये 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के आपके कारखाने और जो भी खतरनाक जगह होते हैं उन पर कार्य करने से क्या लगाता है? रोक लगाता है। कौन आपका? आर्टिकल 24। तो 23 और 24 हमारे लिए बहुत ज़्यादा आपके इम्पोर्टेंट होते हैं। यहाँ पर हमारा आपका स्वतंत्रता का अधिकार जो होता है, ये आपका मेनली आपका आर्टिकल 19, ठीक है, 19 टू 22 के बीच में आपको मिल जाएगा, 19 से 22 के बीच में जो भी हमारी स्वतंत्रताएं हैं, ठीक है, 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख इसमें हो आपका जो आर्टिकल 19 में उसमें है, और रिमेनिंग जो भी है वो सारी की सारी किसमें है? आर्टिकल 21 में होती है, ठीक है। समता का अधिकार, हमारा समता और समानता का अधिकार, ये आपका आर्टिकल 14 में मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसे करते हुए बहुत सारे आपके राइट्स बनते हैं। यहाँ पर आपका 2324 संबंधित है शोषण के विरुद्ध अधिकार से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन में से किसने 1839 में तत्वबोधिनी सभा का गठन किया था? तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन एक बार और पूछा गया आपका एसएससी द्वारा, तत्वबोधिनी सभा का गठन किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया गया था। ये वही देवेंद्रनाथ टैगोर हैं जो आपके आर्य समाज के भी क्या रहे हैं? प्रमुख रहे हैं कुछ समय के लिए, और इन्होंने ही किसका गठन किया था? आपका तत्वबोधिनी सभा का 1839 में गठन किया था। अगर बात करते हैं किसकी? केशव चंद्र सेन की। ये भी संबंधित है किससे? आप सॉरी आर्य समाज मैंने बोला है, ये संबंधित है किससे? ब्रह्म समाज से, ठीक है। तो केशव चंद्र सेन भी किससे संबंधित है? ब्रह्म समाज से। और केशव चंद्र सेन के सभी ब्रह्म समाज का सर्वाधिक विकास भी हुआ था। बाकी रहे रामकृष्ण परमहंस, ये आपके विवेकानंद जी के गुरु थे, और विवेकानंद जी ने इन्हीं के नाम पर रामकृष्ण परमहंस मिशन की क्या की थी? स्थापना भी की थी। विवेकानंद जी जो जाने जाते हैं किसके लिए? आपके तूफानी या आधुनिक हिंदू के नाम से जाने गए हैं। और इन्होंने आपका विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में जो 1893 में होता है, उस 1893 के धर्म सम्मेलन में पहली बार भाग लिया था। दूसरा सम्मेलन जो होगा वो पेरिस में होगा, 1900 में होगा, इसमें भी ये पार्टिसिपेट करते हैं। तो 2 धर्म सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले कौन हुए? विवेकानंद जी हुए। बाकी बात करते हैं किसकी? स्वामी दयानंद सरस्वती की। ये संबंधित है किससे? अपनी एक पुस्तक जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश, जिसके आपको ये लिखते हैं 1874 में। और इसके अलावा एक संस्था ये बनाते हैं, इसका नाम क्या आता है आपका? आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना होती है 1875 में। स्वामी दयानंद सरस्वती होते हैं, ये बहुत फेमस है क्योंकि एक ये नारा देते हैं, वेदों की ओर लौटो या चलो। ये कई बार आपको एग्जाम में पढ़ने को मिला होगा। इन्होंने ही सर्वप्रथम क्या किया था? हिंदी के लिए, ठीक है, ये हालांकि गुजराती मूल के थे, लेकिन हिंदी को सबसे पहले राष्ट्रभाषा बनाए जाने की बात किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। प्रयोग किया नहीं? हाँ ठीक है, इन्होंने ही सर्वप्रथम स्वराज शब्द का क्या किया? प्रयोग किया। तो यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती भी बहुत मामलों में खास हो जाते हैं। पहली बार ये सत्याग्रह प्रकाश 1874 में लिख रहे हैं।
8 मार्च की स्थापना 1975 में कर रहे हैं। सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग, सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने की मांग और एक नारा देते हैं किसका, वेदों की ओर लौटो। तो ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। दयानंद सरस्वती, ये इनको आपकी तुलना किससे की जाती है, मार्टिन लूथर किंग से की जाती है। इनको भारत का मार्टिन लूथर किंग बोला जाता है, ठीक है। ये आपका जर्मनी का आपका एक होता है व्यक्ति जो एकीकरण के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक। अगला देखिएगा, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए हैं। और पंडित रविशंकर के बारे में आप लोगों ने ना जाने कितनी बार पढ़ा होगा, मुझे इनके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। ये सितार, इनको पद्म पुरस्कार भी मिले हुए हैं इनके आपके योगदान के लिए, ठीक है। तो ये पंडित रविशंकर जी कई बार आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। आगे क्वेश्चन है, संचार के संबंध में भारत में दूरदर्शन एक है, वेब ब्राउजर है, समाचार पत्र, टेलीविजन चैनल है और रेडियो चैनल है। आप सभी को पता है जो भारत सरकार का ऑफिशियल जो हमारा आपका चैनल है, जो सरकार द्वारा ऑपरेटेड या नियंत्रित है, उसका नाम क्या आपका, दूरदर्शन। तो ये आपका राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल है। ये जो दूरदर्शन है, इसका जो पहला प्रसारण होगा, ठीक है, जो आपका इसके प्रसारण बोल लो या हमारा आपका इसकी स्थापना बोल लो, इसकी स्थापना कब होती है, 1959 में। याद रखिएगा, दूरदर्शन की स्थापना कब होती है, 1959 में। और 1959 में भी कब होती है आपका, 15 सितंबर 1959 को, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दूरदर्शन की स्थापना 1959 में होगी। पहला क्वेश्चन था, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में खेले गए भारत मतलब जो भी 21 में खेल हुए थे, भारत ने कुल कितने पदक जीते। यहाँ पर आप टोक्यो ओलंपिक की बात हो रही है 2020 की, जिसमें भारत ने कितने पदक जीते थे, 7 पदक जीते थे। इन 7 पदकों में से उसका एक आपका क्या था, गोल्ड था, 2 उसके क्या थे आपके, सिल्वर थे, और उसके आपके 4 क्या थे आपके, ब्रॉन्ज थे। ये भारत ने क्या किए, 4 पदक जीते। अब अगर इन पदकों की बात करते हैं, तो इन पदकों में से क्या होता है आपका, गोल्ड आप सबको पता है किसने जीता था, नीरज चोपड़ा ने जीता था भाला फेंक में। उसके अलावा भारत के पदक तालिका की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी, मीराबाई चानू ने, ठीक है, मीराबाई चानू, ठीक, इन्होंने की थी सबसे पहले आपके सिल्वर पदक में। और ये इन्होंने आपका वेट लिफ्टिंग में पाया था, ठीक है, किसमें पाया था, वेट लिफ्टिंग में पाया था। कर्णम मल्लेश्वरी 2000 में पाती, उसके बाद वेट लिफ्टिंग में भारत का ये दूसरा आपका इंडिविजुअल पदक है। उसके अलावा एक और इंसान थे आपके, कौन, रवि दहिया, ठीक है, इन्होंने कुश्ती में पाया था। अगर बात करते हैं ब्रॉन्ज की, तो ब्रॉन्ज में हमारे यहाँ की कौन थी, पीवी सिंधु। उसके अलावा लवलीना और हेंगन, ठीक है, पीवी सिंधु हो गई, फिर कौन हो गई, लवलीना बोरहेंगन हो गए। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम, इसको मिला था। और मिला था किसको आपका, बजरंग पुनिया, ठीक है, बजरंग पुनिया को किसके लिए मिला था आपका, कुश्ती के लिए मिला था। तो ये हमारे आपके क्या है, 4 ब्रॉन्ज मेडल आपके विनर्स, 2 सिल्वर और गोल्ड। इन्हें अभी टोटल कितने मिलते हैं, 7 पदक मिलते हैं। महासागरीय अम्लीकरण पृथ्वी के महासागर के पीएच में निरंतर कमी की प्रक्रिया है, जो वायुमंडल के अंतर्ग्रहण होने के कारण होती है, ठीक है। वायुमंडल से हम लोग क्या कर रहे हैं, कौन सी गैस को ग्रहण कर रहे हैं, जैसे महासागर के पीएच में निरंतर कमी की प्रक्रिया आपका होगी, और जिससे क्या होगा आपका, उसका एसिडिक नेचर आपका बढ़ता आएगा। तो हम लोग वायुमंडल से क्या करते हैं आपका, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है आपका, अवशोषण हो रहा है, जिसकी वजह से आपका जो उसका एसिडिक नेचर बताता है, ठीक है। जो CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो आपका एसिडिक नेचर की होती है। इसी वजह से क्या होता है कि आपका जो CO2 होती है, वो चीज़ों को नष्ट कर देती है, गला देती है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद में बॉडी कुछ समय बाद में डिकम्पोज होना चालू हो जाती है। क्यों, क्योंकि उस व्यक्ति के शरीर में CO2 उपस्थित होती है, और अपने अम्लीय स्वभाव के कारण से वो बॉडी के जो भी सेल्स होंगे उनको गलाना चालू कर देती है, डिकम्पोज करना चालू कर देती है। तो यहाँ पर महासागरों के लिए अम्लीकरण के लिए जिम्मेदार क्या होती है आपकी, CO2 होगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लेकिन तुझसे कौन सा कथन गलत है। वॉल्ट कैश भी मुद्रा आपूर्ति मनी सप्लाई का हिस्सा है। सावधि जमा परिपक्वता के बाद या परिपक्वता से पहले अर्थदंड के साथ ही पैसा निकाला जा सकता है। फिएट मुद्रा या मनी समान राशि के सोने चांदी समर्थन बिना जारी की जाती है। मुद्रा गुणक मनी मल्टीप्लायर आर्थिक मुद्रा दर मनी और मुद्रा आपूर्ति मनी सप्लाई का अनुपात है। देखो यहाँ पर आपका एक इसमें दिया हुआ है, तो इसमें से निम्नलिखित से कौन सा कथन गलत पूछ रहा है। तो गलत में यहाँ पर आपका दिया वॉल्ट कैश भी मुद्रा आपूर्ति मनी सप्लाई का एक हिस्सा है। तो वॉल्ट कैश आपका जो होता है आपका ऑनलाइन कंडीशन में आपका ट्रेडिंग होती है, तो ये मनी सप्लाई का पार्ट नहीं होगा, लेकिन हाँ इसमें मनी आप इंटरचेंज करते हो, लेन देन कर सकते हो, लेकिन मनी सप्लाई की चीज नहीं बनती है इसमें, ठीक है, मुद्रा आपूर्ति नहीं होगी। तो यहाँ पर इसका जो गलत हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा।
अरे देखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे साक्षर राज्य, ना जाने कितनी बार आपने क्वेश्चन पढ़ा, ना जाने कितनी बार किया, कितनी बार मिला, मुझे उम्मीद है पूरी तरीके से आपको रट चुका होगा। भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य क्या है आपका? केरल है। केरल की जो लिटरेसी है वो लगभग आपकी कितनी है? 94% की लिटरेसी है। केरल की साक्षरता दर कितनी है? 94% है, बहुत ज्यादा है। और उसमें भी अगर बात करते हैं जो ये केरल की ओवरऑल लिटरेसी है, अगर मेल की बात करते हैं तो मेल की लिटरेसी केरल में लगभग 96.11% के आसपास में है। और जो फीमेल की लिटरेसी है वो लगभग आपकी कितनी है? 92.3% के आसपास में है। तो ऐसे केस में फीमेल और मेल लिटरेसी दोनों के मामले में केरल क्या है? सबसे नंबर 1 पर है। इसी वजह से केरल की अगर बात करते हैं तो आपका जो HDI इंडेक्स होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो नीति आयोग जारी करता है आपका देश में, उसमें टॉप करने वाला स्टेट कौन सा आपका? केरल हो जाता है। अगर वहीं पर हम भारत की ओवरऑल बात करते हैं तो भारत के लिए हमारी जो लिटरेसी होती है वो लगभग कितनी होती है? 74 कितनी आपकी 04%। भारत के लिए लिटरेसी का आपका मान कितना होता है? 74.04%। जिनमें से अगर हम बात करते हैं पुरुषों की, मेल साक्षरता की बात करते हैं तो वो लगभग आके 82.14% के आसपास होती है। पुरुषों की साक्षरता 82.14, भारत की ओवरऑल 74.04। और अगर महिलाओं की बात करते हैं तो महिला साक्षरता भारत की 65 दशमलव कितनी है? 46% है। याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, 1929 में 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों और 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कों के विवाह पर रोक लगाने वाला कौन सा एक्ट अधिनियम पारित किया गया था? तो 1929 में एक अधिनियम पाया था, इसको बोला गया था आपका शारदा अधिनियम। जयपुर के एक समाज सेवी थे हरविलास शारदा, उनके प्रयासों से आया था, इस वजह से इसको बोला गया आपका शारदा अधिनियम बोला गया। इसमें लड़के और लड़कियों की विवाह की आयु निर्धारित कर दी गई। लड़कों के लिए 18 साल और लड़कियों के लिए आपका 14 साल। इसके पहले आपके कई सारे अधिनियम आए, जिनमें से आपका सम्मति आयु का अधिनियम था। ठीक है, सम्मति आयु अधिनियम। ठीक है, इसमें भी आपके लड़के लड़कियों की जो विवाह की हेतु निर्धारित कर दी गई थी। और ऐसे कई सारे नियम है। सम्मति आयु नियम, एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट जिसको आपका बोला जाता है, या इसको एक नेटिव मैरिज एक्ट था। ठीक है, जो केशव चंद्र सेन के प्रयासों से आता है नेटिव मैरिज एक्ट। और ये नेटिव मैरिज एक्ट आता है 1872 में आता है, ये 1892 में आता है। ठीक है, तो इसमें कई सारे अधिनियम होते हैं जिससे अलग अलग एज डिसाइड की जाती है। तो 1929 में कौन सा आ रहा है आपका? शारदा अधिनियम आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत उत्तर पश्चिम के साथ अपनी भूमि साझा करता है। आपसे पूछ रहा है आपका, ये आपका उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया। उत्तर पश्चिम में किसके साथ में? उत्तर पश्चिम के साथ में हम अपनी सीमा किसके साझा कर रहे हैं? देगा ऑप्शन में से अफगानिस्तान। पश्चिम में यहाँ पर हमारे दो देशों के साथ में सीमा बनती है, एक पाकिस्तान के साथ में और एक अफगानिस्तान के साथ में। अफगानिस्तान के साथ में हमारी न्यूनतम सीमा लगभग 106 किलोमीटर की बनती है। और जो अफगानिस्तान के साथ में 106 किलोमीटर की सीमा है, इसको हम लोग डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं। मार्टी में डूरंड की अध्यक्षता में सीमा रेखा आयोग बनाता है। लेकिन बाद में डूरंड रेखा क्या हो गया? वर्तमान में अभी के समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में पड़ जाती है, मुख्यतः क्योंकि एक देश नया बीच में बन गया 1947 में, उसका नाम क्या था आपका? पाकिस्तान था। तो ऐसे केस में यहाँ पर आपका डूरंड रेखा आपकी किसके हम अभी सीमा साझा करते हैं? अफगानिस्तान के साथ में। भारत की जो सबसे लंबी सीमा पूछे तो हमारा आपका किसके साथ में होती है? आपकी बांग्लादेश के साथ में। बांग्लादेश के साथ में हम आपका 4096.6 किलोमीटर सीमा बनाते हैं। वर्तमान स्थिति के आधार पर अगर, क्योंकि हम अफगानिस्तान जा नहीं सकते, बीच में यूके का रीजन पड़ जाता है, वर्तमान स्थिति के आधार पर हमारी आपकी सबसे छोटी सीमा अगर बात करें तो वो हमारी किसके साथ में? भूटान के साथ में 699 किलोमीटर की है। नहीं तो ऐसे तो हमारी किसके साथ में होती है? आपकी अफगानिस्तान के साथ में 106 किलोमीटर की सीमा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम ने 2021 में आईसीसी ओडीआई क्रिकेट विश्व कप चैंपियनशिप के फाइनल में, 2021 का आईसीसी ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप का चैंपियनशिप के फाइनल में किस टीम को धूल चटाई कर खिताब जीता था? भारत ने हराया था किसको? आपका श्रीलंका को हराया था। ठीक है, और ये 2021 नहीं होगा, आई थिंक ये आपका कब का? 2011 वर्ल्ड कप है। 2011 में भारत ने किसको हराया था? श्रीलंका को हराया था, क्योंकि 2021 में अभी ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप नहीं हुआ है। अभी हमारा यहाँ पर 2023 में आपका क्रिकेट वर्ल्ड कप होना है। कहाँ पर होना है? आपका भारत में होना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। उत्तर प्रदेश में बनास डेयरी संकुल योजना की आधारशिला किसके द्वारा की गई थी? तो उत्तर प्रदेश करंट का क्वेश्चन था। बनास डेयरी का प्रोजेक्ट जो है आपका एलक्यू में चालू हो रहा है, और बनास मूलतः आपकी गुजरात की बेस्ड डेयरी है। ठीक है, और इसका उद्घाटन किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था इसका उद्घाटन बनास डेयरी का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। करंट का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। आगरा में ताजमहल का निर्माण कब पूरा हुआ? तो आगरा में ताजमहल का निर्माण कब पूरा होता है? 1653 में।
आगरा का ताजमहल बनने में कितना बोलते हैं 22 वर्ष का समय लगा। तो इसका निर्माण लगभग 1631 में प्रारंभ होता है और 1653 में क्या होता है आपका खत्म होता है। तो ये यहाँ से बड़ा क्वेश्चन ऐसे पूछ लगा, ऐसे आप पढ़ते हो आगरा में ताजमहल का निर्माण किसने किया, कमेंट करके बताइएगा ताजमहल किसने बनवाया है, सब जानते होंगे और कुछ लोग तो घूम के भी आए होंगे। संजीव कपूर को किस बैंक के सॉरी किसके नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, इनकी नियुक्ति 4 अप्रैल 2022 से प्रभावी हो गई। तो संजीव हमारे आपके किससे संबंधित है, आपके जेट एयरवेज से संजीव कपूर किसका हेड बने आपके जेट एयरवेज का आपका बनाए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस लेखन थे ट्रेन टू पाकिस्तान, ये किताब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है, इसको आप याद कर लेना, कई बार एग्जाम में पूछी गई है और एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन में से एक है, हम लोग कई बार मिली है। एक आपके पत्रकार हुए बड़े फेमस, उनका नाम है आपका खुशवंत सिंह। ठीक है, खुशवंत सिंह ने आपका यहाँ पर आपका एक किताब लिखी थी आपकी, कौन सी, ट्रेन टू पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान के बंटवारे पे, बहुत ज्यादा आपकी चर्चा में है। अरुंधति राय ये भी आपकी फेमस है, किलर दिल साहिब फेमस है आपकी, और आर के नारायण की एक बड़ी मैं फेमस रचना बता दूं जो सबने बचपन में देखी होगी, मालगुड़ी डेज के रूप में ये सबने पढ़ी होगी। ठीक है, तो आर के नारायण की रचना कौन सी है, मालगुड़ी डेज। ठीक, अगला देखिएगा, भारत में अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ मिलती हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये आ गया कि भारत में अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ मिलती है। तो यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदी, ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक हो गई कौन सी नदी, भागीरथी, और इसी में आकर एक मिलती कौन सी आपकी अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों नदियां आपस में मिलती है कहाँ पर, देव प्रयाग नामक स्थान पे, और इनके मिलने के बाद बनने वाली नई नदी को क्या बोला जाता है आपका, गंगा नदी। यहाँ पर आपका कौन सा स्थान हो गया, देव प्रयाग इसका सही आंसर है। इसे उत्तरापद स्वामी की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ पर आपका उत्तरापद स्वामी की बात करते हैं, यहाँ पर एक शासक है, इनका नाम क्या आपका धर्मपाल, नाम याद रखिएगा किसका नाम है, धर्मपाल। धर्मपाल को किसकी संज्ञा दी गई, उत्तरापद स्वामी की संज्ञा दी गई है। अब ये धर्मपाल करते क्या है बात समझिएगा। एक्चुअल में क्या होता है, ये आपका कन्नौज का जो त्रिपक्षीय संघर्ष होता है, कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में ये पार्टिसिपेट करते हैं और ये वहाँ के राजा को हराकर उसकी जगह पर अपना राजा बैठाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे क्या करते हैं, कन्नौज में द्विपक्षीय संघर्ष में इंदिरा युद्ध जो राजा होता है इसको हटाकर उसकी जगह पर आपका चक्रा युद्ध को गद्दी पर बैठाते हैं, और जब चक्रा युद्ध को गद्दी पर बैठाते हैं तो उपाधि धारण करते कौन सी, उत्तरापद स्वामी की उपाधि धारण करते हैं। आ गया, ठीक, छोड़ दो, आ गया उसमें, उसमें आया देखो, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर आपका धर्मपाल, और धर्मपाल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखो बिलोंग करते किससे, पाल वंश से, और ये स्थापना किसकी करते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है धर्मपाल के बारे में, और कुछ पढ़ो ना पढ़ो लेकिन ये जरूर पढ़ो, एग्जाम में पूछा भी जाता है, लेकिन आपसे क्या हुआ आपका इसके बारे में ऐसा कर दिया गया। ठीक है, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कौन कर रहे हैं, आपके धर्मपाल कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, आईने अकबरी जो अकबरनामा का पुस्तक का तीसरा खंड था किससे संबंधित है। देखो जो आईने अकबरी है ये अकबरनामा पुस्तक का पार्ट है, और इससे अकबर के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। अकबरनामा या आईने अकबरी इसके रचयिता आपके कौन थे, अबुल फजल जो अकबर के दरबारी थे, इन्होंने लिखा है। इसका जो हमारा का तीसरा खंड है ये आपके किसके बारे में, अकबर के प्रशासन के बारे में है। ये तीसरे खंड में अकबर के प्रशासन की जानकारी मिलती है, अकबर के पूर्वजों के बारे में जानकारी अकबर के पहले खंड में मिलती है, और अकबर की घटनाओं के बारे में जानकारी उसके दूसरे खंड में मिलती है। तो तीन खंडों में आपका आपका अकबरनामा बटा हुआ है, जिसमें अलग अलग आपके उल्लेख है। अगला, खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाला सिरका किससे बनता है आपका, तो सिरका जो होता है सबको पता है, खाने वाले सिरके को क्या हम लोग बोलते हैं आपका एसिटिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला CH3COOH होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपका पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, चलिए, तो ये रहे आज के आपके क्वेश्चन, इनमें आपने उम्मीद है बहुत कुछ नया सीखा होगा। फिर ऐसे ही हम लोग नई क्लास के साथ में मिलेंगे, जुड़े रहिएगा ज्ञान सागर परिवार के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।